सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से राम राम। अभी पिछले कुछ दिनों से हुए जो वित्तीय जगत यानी फाइनेंशियल जो दुनिया में हुए जो बदलाव हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन पर वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे अहम खबरें निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर को 4% से 3% कर दिया है। सीआरआर क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को जो अपने एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, जितने भी बैंक हैं उनको अपने टोटल एसेट्स के 4% लिक्विड रूप में रखने पड़ते थे और वो उसको ना लोन दे सकते थे ना उसका कोई इस्तेमाल कर सकते थे। उसका कारण क्या था? अगर कल को बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए, लोगों का पैसा अगर बैंक में है तो बैंक एटलीस्ट कुछ मिनिमम अमाउंट सभी जो खाता धारक हैं जिनका पैसा बैंक में था उनको रीपे कर पाएँ। इसी के जो मकसद से सीआरआर जो है वो एक 4% पर रखी गई थी। लेकिन अब आरबीआई को लगा कि 4% बहुत ज़्यादा है। एक मोटा मोटा 4% जो है, आप समझ रहे हैं ना, 100 करोड़ में से 4 करोड़ जो है पैसा वो लॉक हो गया है बैंक के पास और उसको बैंक यूज़ नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए बैंक को एडिशनल अदर सोर्सेज से फंडिंग जुटानी पड़ती है ताकि वो लोन दे सके। ऐसे ही सीआरआर कम किया 4% से 3%। उसके बाद आरबीआई ने उससे जस्ट पहले, आपको ध्यान होगा, बैंक रेट कम कर दिया था, फिर रेपो रेट को कम कर दिया था। अच्छा, खास बात ये है आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि अब तक हमने क्या समझा, जाना है कि आरबीआई जो है ना वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, यानी महंगाई की दरों को। और महंगाई की दरों को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? यही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनके थ्रू कंट्रोल करता है। इन दरों को बढ़ा के बैंक मार्केट से लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो को कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि आम जनता यानी इंडियन इकोनॉमी के पास कैश कम होता है। पैसा कम होगा तो हम खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस डाउन रहेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं अब की बार वो ये हैं कि हमारी इन्फ्लेशन आज तक के सबसे कम लेवल पर है, यानी बिलो 6% है अपनी इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी की, जिससे कि आरबीआई को एक अच्छा मौका मिला है ग्रोथ पर फोकस करने का। और जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है लास्ट, उसमें आरबीआई ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल और हमें फोकस करना है ग्रोथ पे। अब ये दरें कम करने से असर क्या पड़ेगा? 2025 दिसंबर तक इंडियन इकोनॉमी में यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में 2.5 से 3 लाख करोड़ जो पैसा है, जो रुपी है, वो फ्लो करने लग जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी। जिससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, लोगों को खरीदने का मौका मिलेगा, बाज़ार में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। और वो कैसे बढ़ेगा? बैंकों के थ्रू। आरबीआई ने जो ये बैंक दरें कम की है, इससे बैंकों के पास अतिरिक्त धन रहेगा, जिस धन को बैंक लोन दे सकते हैं जनता को, यानी आम आदमी को। रिटेल लोन जिसे कहते हैं, कॉरपोरेट लोन, एग्रीकल्चर लोन या हर तरह का कोई भी जो लोन है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, हर तरह का लोन बैंक आराम से दे पाएगा और कम दरों पे दे पाएगा। अब कम दरों पे अगर बैंक लोन देगा तो सभी लोग लोन लेना चाहेंगे। अब होम लोन अगर सस्ते होंगे तो लोग कोशिश करेंगे कि होम लोन ले लिया जाए और नया घर खरीद लिया जाए। कार लोन सस्ती होंगे, व्हीकल लोन सस्ता होगा तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और सब कुछ सस्ता रहेगा तो ज़मीन भी लोग खरीदेंगे, एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी। बड़ी बड़ी कंपनीज़ बैंक से लोन लेना स्टार्ट करेंगी क्योंकि लोन सस्ती दरों पर मिलने लगेगा। अब इससे नुकसान किसको होगा? तो जो महाशय एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और आंख बंद करके एफडी पर ही भरोसा करते हैं, उनको नुकसान होगा। एफडी बैंक क्यों करता है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, एफडी बैंक इसलिए करता है ताकि बैंक जो है आपको, यानी आप अगर एफडी कराते हैं तो आपको 6-7% देता है रिटर्न एफडी पर। अब 6-7% का रिटर्न आपको देगा और 12 से 15%, इवन 20 से 25% भी जो कॉरपोरेट लोन चला जाता है वो बैंक वसूलेगा फंड हाउसेज से, कॉरपोरेट से, कंपनीज से, इंडस्ट्रीज से, लोगों से। कार लोन, फैक्ट्री लोन हो गए और अलग जितने भी तरह के लोन्स हैं, सब महंगे लोन्स देता है बैंक। वो लोन का पैसा जो है वो आपकी एफडी और सेविंग बैंक से लिया जाता है, और स्पेशली आपकी एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से, इसीलिए उसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल बैंक्स को चाहिए था वो आरबीआई ने जो रेट्स कम किए हैं, दरें,
उनसे बैंक के पास एक्स्ट्रा कैपिटल आ जाएगा। अब बैंक को एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी एफडी के शौकीन हैं उनको ज़रा निराशा का सामना करना पड़ेगा, और एफडी के दाम अभी दरें जो हैं एफडी की वो घटने वाली हैं। और इस वाक़ये से हम क्या सीख सकते हैं कि भारत सरकार और आरबीआई वो चीख चीख के कह रही हैं कि अपना पैसा एफडी में और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स में और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में मत रखिए, मार्केट वोलेटिलिटी को झेलने दीजिए। अगर मार्केट डाउन जाता है तो मार्केट अप भी जाता है, और जब अप जाता है तो आपके पैसे को कई गुना कर देता है। इसीलिए मेरा अपने सभी सब्सक्राइबर से और व्यूअर से अनुरोध है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट को लेकर बिल्कुल फिक्सेटेड हैं तो प्लीज़ उस फिक्सेशन को छोड़ दीजिए, बाहर एक्सप्लोर कीजिए। मार्केट बहुत बड़ा है, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक फेमस इन्वेस्टर हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रामदेव अग्रवाल जी। उन्होंने अभी लेटेस्ट जी न्यूज़ जो है अपना जी न्यूज़ जो है उस पर अनाउंस किया है कि इंडिया पिछले अगले 8-7 साल में डबल हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ। यानी जो अपनी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अब वो 8 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी वेरी सून। तो मेरा मानना ये है कि मार्केट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, चाहे बॉन्ड्स के थ्रू करें, चाहे अदर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करें, पर शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट ज़रूर करें। वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ देता है। और जैसे आजकल इंटरनेशनल एरिना है उसमें हो गया रहा है जियो पॉलिटिकल इश्यूज़, इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया, भारत पाकिस्तान में झड़प हो गई थी, और यूक्रेन रशिया का तो 3 साल से चल ही रहा है इशू। तो ऐसे में क्या है कि एक जो फेवरेबल आपके प्रति है, जो हेज प्रोवाइड करता है, हेज यानी मार्केट गिर रहे हैं लेकिन आप ने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो बढ़ रहा है। वो कब बढ़ेगा? जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें या बुलियन में इन्वेस्ट करें, और आप जो है गोल्ड ETF या गोल्ड बीज या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है हेजिंग का। गिरते हुए मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उससे बचने का बेहतरीन उपाय है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक सलाह दूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप मेकिंग चार्ज में 10-12% देंगे, और उसकी सिक्योरिटी का भी इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन जो गोल्ड बीज हैं, गोल्ड ETF हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, वो हमेशा आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं, और उनको कोई खतरा नहीं है। वो ना चोरी हो सकते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, और साथ में मार्केट की वॉलेटिलिटी का आप फ़ायदा उठा ही लेंगे। अब मार्केट गिरा है तो देखिए उठेगा तो ज़रूर, मार्केट निफ्टी गिरा है, सेंसेक्स गिरे हैं तो उठेंगे ज़रूर। आप गिरे हुए मार्केट में ज़रूर निवेश करें, इन्वेस्ट करें एग्रेसिवली, और आई एश्योर यू अगले 2-3 साल में आप कमाल देखेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। थैंक यू।